हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री फंडा। और इस वीडियो में हम लोग थर्मोडायनामिक्स 2023 जनवरी शिफ्ट के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो पहला क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ आइडियल मोनो एटॉमिक गैस इज सब्जेक्टेड टू द चेंज एज शोन इन ग्राफ। देखो भाई, मोनो एटॉमिक है और गैस आइडियल है, ठीक है। इसका मतलब अगर आइडियल है तो हमारे पास ये टूल है पी वी इजकल टू एन आर टी यूज़ करने का। ये सब हम ऐसे ही सोचते जाते हैं जैसे जैसे वर्ड्स हमारे पास आता है। और अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो हमारे पास इसका गामा भी है, ठीक है। गामा, सी पी, सी वी, वो सारी चीज़ें हो सकता है इसमें ज़रूरत ना पड़े, ज़रूरत पड़ेगा तो हम उसको देख लेंगे। दिया हुआ ये प्रोसेस है 1 से 2 पे गया। ये प्रोसेस मैंने लिख दिया, दिस इज़ आइसोबारिक प्रोसेस। और पूछा क्या है हमसे, वर्क डन पूछा है, तो चलो करते हैं। तो इसमें प्रोसेस 3 पार्ट में बटा हुआ है। दिस इज़ फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। ये आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक का मतलब जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। चेक कर लो, यहाँ पे वॉल्यूम है, इस पूरे प्रोसेस में वॉल्यूम 40 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये आइसोथर्मल है। मुझे कैसे पता चला रिवर्सिबल आइसोथर्मल है, मुझे कैसे पता चला? तो मैं इस पॉइंट पे पीवी निकाल रहा हूँ। यहाँ पे प्रेशर है 1 और वॉल्यूम है 20, तो पी इंटू वी ये है 20। तो यहाँ पे पीवी की वैल्यू है 20, लिख के छोड़ दिया। अब इस पॉइंट पे यहाँ पे वॉल्यूम है 40, प्रेशर है 0.5, तो 0.5 इंटू 40, अगेन ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे पीवी की वैल्यू 20। यानी अगर पीवी कांस्टेंट है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी पीवी कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि दिस इज़ आइसोथर्मल। क्योंकि आइसोथर्मल में अगर टी कांस्टेंट कर दोगे नंबर ऑफ मोल्स, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 मोल कांस्टेंट है और आर कांस्टेंट है, तो तभी जाके ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, या दूसरा लैंग्वेज में पीवी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने पीवी को वेरीफाई कर लिया, पीवी की वैल्यू सेम है, कांस्टेंट है, इसका मतलब इट इज़ आइसोथर्मल। अब सिंपल है, तीनों प्रोसेस के लिए W12 निकालेंगे, यहाँ पे W23 निकालेंगे, और फिर यहाँ W321 निकालेंगे। 3 स्टेप में हम वर्क निकालेंगे। तो देखो भाई, पहले मैं वर्क आपको बता देता हूँ कि वर्क होता क्या है, वर्क कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि जब भी आता है तो बेसिक चीज़ें मैं बताता जाता हूँ। तो वर्क 2 तरह के केसेस में निकालना पड़ता है, एक रिवर्सिबल में और एक इरिवर्सिबल में। वर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है डी डब्ल्यू -पी डी वी। तो इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द टोटल वर्क। अब इंटीग्रेशन करोगे तो इसमें लिमिट रखना होगा, तो V1 से V2 हमने इसमें लिमिट पुट किया, ठीक है ना। और यहाँ पे तो नेट ये वर्क हो जाएगा। तो वर्क रिवर्सिबल इज़ नथिंग बट -P/dV विथ लिमिट V1 से V2, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। ये बिना इंटीग्रेशन के रिवर्सिबल वर्क नहीं निकलता है। इरिवर्सिबल वर्क, इसमें ध्यान रखो, जो P होता है ये एक्सटर्नल प्रेशर होता है, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि बाहर का प्रेशर बदलता नहीं है। तो DW का बेसिक फंडामेंटल तो वही है -P/dV। अब P इज़ एक्सटर्नल प्रेशर और ये कांस्टेंट रहता है, तो जब आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे तो ये P बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो वही, जब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया ये P बाहर आ गया, और इसके सफिक्स में मैंने PEXT लिख दिया, एक्सटर्नल प्रेशर। और फिर लिमिट V2 से V1। अब ये तो DV का इंटीग्रेशन V होगा, और लिमिट रखोगे तो ये V2 - V1 आ जाएगा। तो इरिवर्सिबल वर्क डन ऑलवेज फिक्स होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या होता है, वर्क डन को ऐसे भी बोला जाता है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर द पीवी कर्व। क्यों? क्योंकि PDV बेसिकली एरिया को ही, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना PDV का, तो एरिया अंडर द पीवी कर्व रिप्रेजेंट करेगा। तो इतनी स्टोरी है पूरा। तो मिला जुला के वर्क का एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। DW इज इक्वल टू -P/dV, इसी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। बस ये फार्मूला इरिवर्सिबल में P एक्सटर्नल डेल्टा V हो जाता है, और रिवर्सिबल के केस में वी नीड टू गो फॉर द इंटीग्रेशन। तो शुरू करते हैं। पहले इस स्टेप के लिए वर्क लिख दिया, DW इज इक्वल टू -P/dV। अब आप कहोगे सर यहाँ पे तो प्रेशर पूरा कांस्टेंट है, क्योंकि देखो इस एक्सेस पे प्रेशर और ये कांस्टेंट है, तो मैं कहूँगा तो फिर ये P बाहर आ जाएगा। P बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा DV का 20 से 10, तो वही आ गया W1 से 2, इट इज़ नथिंग बट -P इंटू P बाहर आने के बाद इंटीग्रेशन लगाओगे DV 40 - 20। P की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 पुट किया मैंने, तो ये रह गया 20 बार लीटर या लीटर बार, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे बार में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लीटर बार हो गया। यहाँ आ जाओ, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, यानी इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम का कोई चेंज ही नहीं है। तो जब वॉल्यूम का चेंज नहीं है तो वर्क के फॉर्मूले में ये रहा वर्क का फॉर्मूला, इसमें DV को 0 पुट कर दोगे तो वर्क 0, तो इसीलिए
इस प्रोसेस में वर्क 0 हो गया। फिर ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, रिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल के वर्क का ये फार्मूला है, दिस इज़ द फार्मूला। कोई स्टूडेंट कहे कि सर मान लो मैं एग्ज़ाम में भूल जाऊँ तो क्या मैं इस फंडामेंटल चीज़ को जानने पे कर सकता हूँ? मैं कहूँ बिल्कुल कर सकते हो। कैसे भाई? तो डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी है, तो पी को मैं पुट करूँगा एन आर टी बाई वी डी वी, क्योंकि गैस आइडियल है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी इज़ द टूल। उसके बाद मैं लिमिट्स लगाऊंगा, यहाँ पे भी मैं लिमिट्स लगाऊंगा। तो ये तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का डब्ल्यू हो गया, तो नेट जो डब्ल्यू आएगा इसमें एन आर टी कॉन्स्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है, एन आर बाई डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे एन आर टी। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा डी वी बाई वी, वी वन से वी टू करके देख लो, इंटीग्रेट करो, आपके पास यही फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे ये एल एन में आता तो 2.303 नहीं होता, तो लॉग में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 2.303 कर दिया। तो बहुत इजी है, अगर भूल भी जाओ तो वही एक फार्मूला है और कोई फार्मूला नहीं है, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे यूज़ करते हैं। तो बस अब मैं पुट करने जा रहा हूँ। तो ये फार्मूला है -2.303। एन आर टी एक्चुअल में पी वी के बराबर होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ का पी वी उठा के रख दो या यहाँ का, यही एन आर टी के बराबर होगा, क्योंकि थ्रू आउट पी वी कॉन्स्टेंट है। तो इसकी जगह मैंने 20 रख दिया, और लॉग वी टू बाई वी वन, तो वी टू इस बार कौन सा कहा जाएगा? 20 कहा जाएगा। फाइनल, क्योंकि एरो देखो फाइनल ये रहा, वी टू इज़ फाइनल, वी वन इज़ इनिशियल, तो 20/40। ठीक है, तो ये जो लॉग है इसको जब मैं log 2 उलट के लिखूँगा तो इस एक माइनस साइन जनरेट होगा जो इस माइनस को प्लस कर देगा। इतना आ गया, सिंप्लीफाई किया, 14 लीटर बार आ गया। बस अब आप इन तीनों को ऐड कर दो, यानी इस स्टेप का हो गया -20, इस स्टेप का 0, इस स्टेप का +14, ये 6 लीटर बार आ चुका है। ठीक है, अब देखो जो ये 6 लीटर बार आया है, लेकिन यहाँ पे आपसे आंसर पूछा गया है जूल्स में, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए मैं ऑलवेज़ कहता हूँ आर वैल्यू को यूज़ कर लो। इसमें क्या करना होता है, जैसे ये -6 है, इसमें आर से डिवाइड करो, आर से मल्टीप्लाई करो, यही रूल है। डिवाइड करते समय आर की वो वैल्यू रखो जो लीटर बार में है, यानी 0.082, और मल्टीप्लाई करते समय आर की वो वैल्यू रखो जिस यूनिट में आपको चाहिए। यहाँ पे जूल्स में चाहिए तो मैं जूल्स वाला रखूँगा 8.31। ठीक है, इससे यूनिट चेंज हो जाएगा, लीटर बार इसको कैंसिल करेगा लीटर बार, और इसका जूल नेट जूल यूनिट रिटेन कर लेगा। तो ऑलवेज आर वैल्यू को यूज़ किया जाता है, आर से डिवाइड, आर से मल्टीप्लाई। डिवाइड करते समय लीटर बार को कैंसिल करने के लिए यहाँ लीटर बार में रखा, मल्टीप्लाई करते समय हमने जूल्स वाले वैल्यू को रख दिया। बस इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है एन एथलीट इज गिवन 100 ग्राम ग्लूकोज फॉर एनर्जी, दिस इज इक्विवेलेंट टू 1800 किलो जूल ऑफ एनर्जी। 50% of energy gained is utilized by the athlete for the sports activity at the event. In order to avoid the storage of energy, the weight of extra water he would need to perspire is this much gram. ओके, पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं। अच्छा, इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, देखो क्या कह रहा है भाई, इतनी एनर्जी उसने लिया था, ठीक है, इसमें से आधा तो खर्च हो गया, ठीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए 50%, तो 900 किलो जूल खर्च हो गया। तो बाकी जो 900 किलो जूल है ये स्टोर होता, तो अब इसको भी खर्च करना है। तो ये कैसे खर्च होगा? वाटर के इवोपरेशन से खर्च होगा। देखो इंथैल्पी ऑफ इवोपरेशन दिया हुआ है 45, इससे खर्च होगा। तो जानना चाह रहे हैं कि कितना वाटर लें सो दैट वो इवोपरेट हो, तो ये 900 किलो जूल को कंज्यूम कर ले। बहुत सिंपल क्वेश्चन। 45 किलो जूल 1 मोल से जनरेट हो रहा है, 1 मोल पानी के इवोपरेशन में 45 किलो जूल खर्च हो रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि वाटर के n मोल्स की रिक्वायरमेंट है, तो नेट कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी? 45 किलो जूल पर मोल इंटू n मोल्स मैंने माना है पानी के, यही चाहिए मुझे। ये किसके इक्वल होना चाहिए? 900 के इक्वल, क्योंकि 900 को ही हमें इवोपरेशन के फॉर्म में हटाना है ताकि स्टोर ना हो। तो यहाँ से n को सिंप्लीफाई करो, n आ गया 20 मोल्स, ये भी किलो जूल में, ये भी किलो जूल में, तो हमें कुछ थाउजेंड वाउजेंड की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिंप्लीफाई होकर 20 मोल्स आ गया। बस अब इसका कॉरस्पॉन्डिंग का मास निकाल दिया, 360 ग्राम्स। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं, 28 लीटर ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ
16.8 liter gaseous mixture of ethene and methane at 1 atm 25 degree and 1 atm heat evolved during the combustion is। देखो इसकी प्लानिंग क्या है, ये गैसेस मिक्सचर दे दिया है इतना लीटर, अब इसमें हमें नहीं पता है ये कितना। तो कहानी शुरू करेंगे लेट करने से। मान लेंगे कि ये x लीटर है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये हो जाएगा 16.8 माइनस एक्स लीटर इतना। अब इन दोनों के कंबशन में जो टोटल CO2 आ रहा है वो 28 लीटर है, तो हम अपने अकॉर्डिंग x के टर्म में निकालेंगे। उसके बाद जो टोटल CO2 x के टर्म में आएगा उसको हम इस 28 से इक्वेट करेंगे, तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, इन दोनों की क्वांटिटी मिल जाएगी। जब इन दोनों की क्वांटिटी मिल जाएगी तो इसका इतना लीटर, ये टेम्परेचर और ये प्रेशर, तो पी वी इक्वल टू NRT करके फिर दोनों के मोल्स निकाल लेंगे और उनके इंथैल्पी ऑफ कंबशन, एक मोल से इतना एनर्जी रिलीज़ हो रहा है तो जो भी मोल्स आएगा उसको रेस्पेक्टिव उनके डेल्टा HC से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एनर्जी प्रोड्यूस मिल जाएगा। ये हमारी प्लानिंग है। यानी पहला कहानी ये है कि इस x को निकालना, फिर उसके बाद इनके मोल्स को निकालना, फिर जो भी मोल्स आएगा उसको इंथैल्पी ऑफ कंबशन से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी निकालना। तो लेट अस स्टार्ट। टारगेट है, मैंने ये जो लेट किया है इनके कॉरस्पॉन्डिंग का CO2 निकालना, तो ये मैंने इसका बैलेंस इक्वेशन लिख दिया, मीथेन प्लस O2 CO2 प्लस 2H2O, ये बैलेंस भी कर दिया। ये x लीटर मैंने एज्यूम किया है, तो x लीटर से ये आएगा x लीटर, क्योंकि 1 से 1 बन रहा है, तो इससे x लीटर CO2 प्रोड्यूस हुआ। अब ऐसे ही C2H4, इसको भी मैंने O2 से जलाया, 2 CO2 प्लस 2H2O, तो इसमें भी इतना लीटर है तो इसे ट्वाइस कर दिया, इतना लीटर CO2 बनेगा। तो नेट CO2 आ गया दिस प्लस दिस, तो वही मैंने किया दिस प्लस दिस, इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट को, ये टोटल CO2 हमारे अकॉर्डिंग आ गया, ये इक्वल होगा 28 के इक्वल किया, x आ गया 5.6 लीटर्स। तो जब x आ गया 5.6 लीटर तो उसके बाद बिल्कुल सिंपल, सबसे पहले मैंने इसका मोल्स निकाला, पी वी इक्वल टू NRT से n जो आएगा PV बाई RT, तो ये रहा P प्रेशर 1 atm दिया हुआ है, N2 वॉल्यूम, ये हमने ऑलरेडी 5.6 निकाल लिया है मीथेन का, बाई 0.RT होना चाहिए तो 0.082 इंटू टेम्परेचर 298 केल्विन। ये लंबा कैलकुलेशन फंसा दिया है मेंस ने, एग्ज़ाम में ये कैलकुलेशन भारी पड़ेगा। तो जो भी आ जाए, ठीक है ना, इस वैल्यू को फिर मैं किससे, मीथेन वाले कंबशन के डेटा को उठाऊंगा, ये रहा, इससे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास इतना किलो जूल आ चुका है। रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर दिस, इसके कितने मोल्स आएंगे वही, तो इसका वॉल्यूम पहले मैं निकाल रहा हूँ, 16.8 में से आप x यानी 5.6 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 11.2 आ गया, तो इसमें भी वही चीज़ PV बाई RT करके इसके मोल्स निकाला, फिर इसका डेल्टा HC, इसकी जो वैल्यू है उसमें मोल से मैंने मल्टीप्लाई कर दी, ये इतना किलो जूल आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करो, ऐड कर दो, वही हमारा रिजल्ट होगा। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट। भाई कौन कौन से रिलेशंस इसमें करेक्ट हैं। डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा B, तो ऐसे ही गलत है, डेल्टा U हो जाता है Q प्लस W, ठीक है। तो ये जो डेल्टा U होगा ये Q, और W जो होता है उसको हम नहीं लिख सकते हैं, देखो W इज इक्वल टू माइनस PdV का इंटीग्रेशन होता है, अभी मैंने बताया भी था, DW होता है माइनस PdV, W लेना है तो इंटीग्रेशन V1 से V2। भाई उसको ऐसा लिखने का राइट हमें तभी है, पहले तो ये इसने यहाँ पे गड़बड़ किया, ठीक है, प्लस का साइन दिया, नंबर 1 पहली गलती ये है। और दूसरा, इसको इस ढंग से भी अगर हम कहें मैग्नीट्यूड वाइज भी ऐसे लिखने का राइट तभी है जब प्रेशर कांस्टेंट होगा, तो कहीं इसने मेंशन किया नहीं, तो इसीलिए इस तरीके से हम लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। जब तक कि प्रेशर कांस्टेंट ना हो उसके बाद भी साइन यहाँ नेगेटिव होना चाहिए, तो इसीलिए ये वाला तो गलत हो गया। डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये तो करेक्ट है और ये फॉर्मूला ही है डेल्टा जी का, दिस इज़ करेक्ट। डेल्टा एस इजिकल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी, अगेन ये गलत है। देखो कैसे, कहानी ये होती है कि डी एस होता है डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, इसीलिए जब डेल्टा एस निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एस, तो डेल्टा एस और यहाँ पे आ जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ऐसा तो फॉर्मूला ही नहीं होता है। ऐसा फॉर्मूला कब होगा, अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है तो टी बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन के,
तो टी को इंटीग्रेशन के बाहर निकालो क्योंकि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। तो जो डेल्टा एस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, डी क्यू रिवर्सिबल का इंटीग्रेशन क्यू रिवर्सिबल हो जाएगा, यानी उस केस में हो जाएगा क्यू रिवर्सिबल बाई टी। तो ये चीज़ आइसोथर्मल के लिए करेक्ट होगा। इन जनरल इसको ऐसे कहना गलत है, यहाँ पे लिख देता फॉर आइसोथर्मल तो ये करेक्ट होता, तो ये भी गलत है। फिर यहाँ पे देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस होना चाहिए था डेल्टा एन जी आर टी। ये तो प्रीवियस ईयर के अगर आपने मेरे पहले के देखे होंगे तो बहुत बार है। होता क्या है, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी होता है, यही बेसिक फंडामेंटल है। तो इस पर डेल्टा लगाओगे तो डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी, फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू, पी वी को एन आर टी लिखेंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा एन जी होता है वैसे सफिक्स में आर टी। तो पहला चीज़ तो इसने गड़बड़ किया कि माइनस को इसने प्लस कर दिया, ठीक है। तो यही एक मिस्टेक है यहाँ पे प्लस। बाकी तो हम ये अंडरस्टूड कर लेंगे कि डेल्टा एन जो है वो एक्चुअल में डेल्टा एन जी गैस के कोफिशिएंट का डिफरेंस, यानी प्रोडक्ट में गैस के जो जो गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट का सम माइनस रिएक्टेंट में जो जो गैसेस हैं उनके कोफिशिएंट का सम। इसमें लिक्विड सॉलिड को हम इग्नोर करते हैं, तो ये भी गलत, यानी सिर्फ बी करेक्ट है, इसीलिए मैं इसका आपको नहीं बता पाऊंगा। वैसे इसका आंसर बी एंड सी दिया हुआ है करेक्ट, क्योंकि इसमें दो दो के ही सेट में दिया हुआ है बी एंड सी ओनली, बट सी अपने आप में गलत है। मैंने आपको सारा चीज़ समझा दिया। नाउ नेक्स्ट आते हैं, व्हेन 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस एक्सपेंड्स आइसोथर्मली इनटू वैक्यूम। देखो यहाँ पे दो चीज़ कह रहा है, आइसोथर्मल कह रहा है। आइसोथर्मल का सीधा सा मतलब है कि डेल्टा टी हो गया जीरो, ठीक है। और उसके बाद वैक्यूम में कह रहा है, इसका मतलब प्रेशर भी हो गया जीरो टू अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर से 6 लीटर पहुंच गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ऐसे ही जीरो हो गया, सारा चीज़ जीरो हो जाएगा इसमें। देखो कैसे, डेल्टा यू जीरो, डेल्टा एच पूछा जाए वो भी होता है एन सी पी डेल्टा टी, ये भी जीरो क्योंकि गैस आइडियल है। गैस आइडियल के लिए ये दोनों सीधे याद रखना, डेल्टा यू एक्चुअल में क्यू वी होता है और होता है एन सी वी डेल्टा टी, ये होता है क्यू पी, इसीलिए एन सी पी डेल्टा टी। अब डेल्टा टी जीरो होने का नहीं, ये दोनों जीरो। अब सिंस वैक्यूम में हो रहा है सारा एक्सपेंशन, आप देख रहे हो वैक्यूम में हो रहा है, तो पी जीरो हो गया। तो पी जीरो होते ही इसका भी मामला ख़त्म, वर्क जीरो हो गया क्योंकि पी डी वी होता है, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी वी, पी जीरो होते ही वर्क भी जीरो, और वर्क जीरो हो गया, डेल्टा यू जीरो हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ये जीरो है, वर्क जीरो है, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्यू भी जीरो होगा। तो इसमें सारे चीज़ ही जीरो हो जाते हैं जब भी वैक्यूम का केस आता है, तो याद रखना। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा है कि 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज़ अलाउड टू एक्सपैंड रिवर्सिबली एंड एडियाबैटिकली। ध्यान रखना, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है। देखो पूरी थ्योरी मैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक की नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ बता दूंगा जिससे कि आपका काम बहुत ईजिली हो जाएगा। रिवर्सिबली एडियाबैटिकली फ्रॉम टेम्परेचर 27, इनिशियल टेम्परेचर दे दिया है। द वर्क डन इज़ 3 किलो जूल पर मोल, द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द गैसेज। देखो ये बहुत इजी है जब भी टेम्परेचर पूछा जाए तो। पहले मैं आपको बता देता हूँ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के बारे में। देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक अगर हो तो कोई भी एडियाबैटिक हो, चाहे रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल एडियाबैटिक, एक चीज़ तो है कि क्यू जीरो होगा, क्योंकि क्यू जीरो होना ही गारंटी होती है। अब वो प्रोसेस को आप रिवर्सिबल से ले जा रहे हो, धीरे धीरे, काफ़ी धीरे धीरे ले जा रहे हो, बहुत फास्ट ले जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की कैटेगरी में जाता है। लेकिन एडियाबैटिक होने के लिए क्यू का जीरो होना मस्ट है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, तो क्यू जब जीरो है तो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये यहाँ पे भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा विदाउट फेल, ठीक है। डेल्टा यू का अभी मैंने आपको आइडियल गैस के लिए फॉर्मूला बताया था एन सी वी डेल्टा टी, तो वही मैंने लिख दिया डेल्टा यू के लिए एन सी वी टी टू माइनस टी वन। और रिवर्सिबल एडियाबैटिक है तो उसके लिए वर्क का फॉर्मूला है पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन बाई गामा माइनस वन। तो ध्यान रखना ये चीज़ यहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, इस केस में भी ये चीज़ है, यहाँ पे एन सी वी टी टू माइनस टी वन, ये तो आपको करना ही है डेल्टा यू को, और वर्क हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल टी टू माइनस टी वन। आप कहोगे सर क्या वर्क को हम ऐसे लिख सकते हैं? मैं कहूँगा बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन इस कंडीशन के पी टू वी टू को लेना होगा। अब ऐसा नहीं कि तुमने ऐसे लिख दिया तो कह दो सर वर्क ही सेम हो गया। भाई कहीं पे भी फोर्स का एक ही फॉर्मूला आप यूज़ करते हो एम ए, तो क्या हर जगह फोर्स सेम हो जाता है?
आप कहोगे कि सर वो तो डिपेंड करेगा कि इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या है, उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन क्या है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो वर्क को, लेकिन उस केस में आपको इस कंडीशन की P2 V2 और इस कंडीशन की P1 V1 को यूज़ करना होगा, ठीक है ना, वो दोनों सेम नहीं आएंगे। तो इसीलिए जैसे मैंने इरिवर्सिबल वर्क में बताया था, फॉर्मूला क्या होता है इरिवर्सिबल, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये वर्क भी इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल वर्क क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल T2 माइनस T1, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा रिवर्सिबल एडियाबैटिक में पी वी गामा कॉन्स्टेंट होता है, यानी P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, ये अप्लाई कर सकते हो। इरिवर्सिबल में भूल के भी अप्लाई नहीं करना, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तो इतनी स्टोरी है। अब मेरे लिए देखो बहुत आसान है चीज़ें निकालना, क्योंकि मुझे यहाँ पे वर्क डायरेक्ट दे रखा है, तो मुझे पता है ये पूरा, ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा मुझे, क्योंकि वर्क यही है, ठीक है ना, तो वर्क की जगह मैं 3 पुट करूँगा और डेल्टा यू की जगह ये पुट करूँगा, इसमें एक ही अननोन आएगा T2, वो अपने आप निकल आएगा। तो ये हुई मेरी प्लानिंग। तो देखो वही मैंने लिखा, एडियाबैटिक प्रोसेस Q0, इसमें Q को 0 पुट किया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू W आ गया। तो डेल्टा यू को मैंने पुट किया NCV T2 माइनस T1, बस अब फॉर्मूला रेडी हो चुका है। W की जगह मैंने पुट कर दिया 3 किलो जूल था तो 3000, और इधर N नंबर ऑफ मोल्स गैस का 1 दे रखा था, तो 1 इंटू CV भी 20 दे रखा था, 20 देखो ये जूल्स में था, ये किलो जूल में, इसीलिए मैं मुझे यहाँ पे भी जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ गया, इंटू T2 माइनस 300, T2 फाइनल, और T1 ये हमको 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि कॉरस्पॉन्ड करेगा 300 केल्विन, ठीक है। तो यहाँ से अब T2 सिंप्लीफाई करेंगे 450 केल्विन आ जाएगा। तो ये सब ध्यान भी रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर मान लो आपने पहले नहीं किया हुआ तो इतनी चीज़ें याद रख लो, कभी कोई चीज़ मिस नहीं होगा। बस एडियाबैटिक देखो, फिर ढूंढो अच्छा रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, बस कहानी शुरू हो गई, अपना करना शुरू कर दो। नेक्स्ट आते हैं, ये कह रहा था इंथैल्पी चेंज फॉर द कन्वर्जन ऑफ हाफ Cl2 गैस टू Cl माइनस इज, भाई Cl2 गैस को Cl माइनस एक्वस में कन्वर्ट करना है। तो ये तो हेस लॉ का क्वेश्चन है, पूरी चेन बनानी होती है, और चेन में कोशिश करना होता है कि इन डेटा को यूज़ करें, क्योंकि बाकी कोई नया डेटा यूज़ करोगे तो उसकी वैल्यू कहाँ से लाओगे। तो यहाँ पे दिख रहा है इसका डिसोसिएशन दिख रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी दिख रही है, फिर हाइड्रेशन दिख रहा है। तो बस शुरू करते हैं। हाफ Cl2 उठाया, पहले इसको हमने ब्रेक किया Cl गैस में, इसको कहते हैं डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी Cl2 के डिसोसिएशन की वैल्यू 240 दिया हुआ है, ये पर मोल डेटा होता है। और यहाँ पे हमने कितने मोल को ब्रेक किया है, हाफ मोल को, तो इसीलिए इसका आधा वैल्यू मैंने यहाँ लिख दिया, यानी इस प्रोसेस में इतना वैल्यू यूज़ हुआ। अब Cl जो गैस था इसको Cl माइनस गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन को गेन करने में इंथैल्पी। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, Cl माइनस बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी Cl गैस की दे रखी है हमें -350 पर मोल, यानी एक मोल Cl के लिए 350, तो यहाँ एक ही मोल Cl है, Cl आटम एक मोल है, यहाँ तो मॉलिक्यूल की बात हो रही थी ना, ये पर मॉलिक्यूल दिया हुआ था, तो ये एक मोल Cl के लिए डायरेक्ट हम -350 सप्लाई करेंगे तो Cl माइनस गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके बाद है डेल्टा H हाइड्रेशन ऑफ Cl माइनस गैस, Cl माइनस गैस को एक्वस में जब ऐड करोगे तो Cl माइनस एक्वस हो जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं हाइड्रेट होना, पानी से चारों तरफ से घिर जाना। तो अगेन ये पर मोल के लिए वैल्यू हमें -380 दिया हुआ है, तो इसीलिए मैंने पर मोल के लिए वैल्यू -380 यहाँ पे लिख दिया। बस यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए 3 स्टेप को फॉलो किया गया, तो तीनों का नेट सम यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्लस में है, बाकी दो माइनस में है, सिंप्लीफाई करके वी हैव गॉट द वैल्यू, ये वैल्यू माइनस में आएगा, सॉरी, और इसमें माइनस में ही पूछा है, तो यानी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लिखना होगा 610। नेक्स्ट कह रहा है द इंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस 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 एंड दिस आर, ये सब दे दिया, सभी के फॉर्मेशन की वैल्यू दे दी है। पूछा था मैग्नीट्यूड ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो इज, ये रिएक्शन दिया हुआ है, इसका इंथैल्पी हमें निकालना है। तो देखो भाई इंथैल्पी के लिए एक ही फॉर्मूला होता है, डेल्टा H इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट के फॉर्मेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और यहाँ पे बाई चांस हमें सभी का फॉर्मेशन डेटा ही दिया हुआ है,
नहीं दिया हुआ रहता तो हमें निकालना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। CO2 एंड HCl, ये रहा CO2 है और ये HCl है। इसकी फॉर्मेशन की वैल्यू दी हुई है। ये सारी वैल्यूज़ होती है पर मोल। तो अगर कहीं पे कोफिशिएंट जैसे इसके 4 मोल इंगेज हो रहा है तो मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो CO2 का मैंने -394 लिख दिया। इसका 92 था, 1 मोल के लिए -92, 4 मोल थे तो -92 इंटू 4 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, H2O के लिए -242 दिया है, 2 मोल H2O है तो 2 इंटू -242, और CCl4 के लिए -105 दिया हुआ है। तो समेशन ऑफ दिस माइनस समेशन ऑफ दिस, यही करना है डेल्टा HR के लिए। ये मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख दिया था। तो बस एक ब्रैकेट में इसको रखा, इसमें से माइनस प्रोडक्ट को किया, इसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो फिर से बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन, ना जाने कितनी बार आ चुका है ये। अगर आप ये डायरेक्ट फर्स्ट वीडियो अगर ये आपका है तब तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप 22, 21 के करते हुए आओगे तो आपको ये 20वीं बार मिल चुका है। तो लेट स्टार्ट। 0.3 ग्राम ऑफ ईथेन अंडरगोस कंबशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर ऑपरेट्स एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, यही मेरा लैंग्वेज होता है, ऑपरेट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसीलिए ये आपको कभी भी QV देगा, और QV का मतलब होता है डेल्टा U। तो ये मैंने लिख दिया है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर ऑपरेट्स एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इससे QV मिलेगा जो कि एक्चुअल में डेल्टा U है। आप कह रहे थे टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर सिस्टम इंक्लूडिंग वाटर इज़ फाउंड टू राइज बाय दिस। टेम्परेचर का चेंज दिया, मतलब इसने अब Q निकालने के लिए हमें QV निकालने के लिए डेटा देना शुरू किया। द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंबशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, यानी हमसे कॉन्स्टेंट प्रेशर का मतलब है QP पूछा है, QP का मतलब डेल्टा H पूछा है। तो डेल्टा U का डेटा दिया है, डेल्टा H पूछा है, और डेल्टा H और डेल्टा U का रिलेशन बहुत बार बता चुका हूँ। अभी कुछ एक क्वेश्चन में और आया था जो रिलेशन पूछ रहा था, वो डेल्टा NGRT। ठीक है, यही रिलेशन है। तो इसी को हमें ऑपरेट करना है सारी चीज़ों को। तो पहला चीज़ ये हम निकालते हैं, तो इसको निकालना है। ये मैंने सब प्लानिंग यहाँ पे लिख दी है, सारी प्लानिंग लिख दी है जो अभी मैंने समझाया है। तो QV क्या होगा, जो भी डेटा दिया हुआ है MS डेल्टा T, MS का मतलब हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे देखो इसने हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर का दे दिया है। तो ये रहा हीट कैपेसिटी, और डेल्टा T की वैल्यू 0.5 है। तो बस दोनों को मैंने पुट किया, ये किलो जूल में था तो इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया इंटू 0.5। आई हैव गॉट दिस वैल्यू, इतना आ गया हमारे पास। अब ईथेन के 0.3 ग्राम से इतना हीट निकला है। ठीक है, तो मैं 1 मोल में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि सारा कैलकुलेशन 1 मोल के लिए होता है और हमसे पूछा भी गया पर मोल। तो मैंने मोलर मास ईथेन का निकाला, वो आ रहा है 30। तो बाई 0.3 ग्राम से इतना हीट रिलीज़ हो रहा है, इतना, क्योंकि 0.3 ग्राम को जलाया है। तो 30 ग्राम के लिए कितना आएगा, तो इसमें 10 टाइम ज़्यादा हो गया, नहीं 100 टाइम ज़्यादा हो गया। तो 10⁵ 10 इंटू 10⁵ जूल हो गया। तो इसका मतलब अब हमारे पास QV इज इक्वल टू डेल्टा U, जो मैंने लिखा था QV हमने निकाल लिया, वो डेल्टा U के ही बराबर है। वो इतना आ गया जूल्स पर मोल, पर मोल में डेटा आ चुका है। अब हम इस पे आएंगे, तो इसको यूज़ करते समय ये तो हमने निकाल लिया है। अब एक डेल्टा NG निकालना है, बाकी R और T तो हमें टेम्परेचर और R की वैल्यू तो कांस्टेंट ये सब पता ही है। तो इसको निकालने के लिए हमें रिएक्शन लिखना पड़ेगा इसके कंबशन का। तो ये रहा C2H6 गैस प्लस 7/2 O2, ये मैंने बैलेंस करके लिख दिया है। एक्चुअल में C2H6 को O2 से जलाया, CO2 और H2O बना, 2 कार्बन है तो यहाँ पे 2 दे दिया, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ 3 दे दिया। उसके बाद जितने ऑक्सीजन आ रहे हैं 4 और 3 7, यहाँ 7/2 दे दिया। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर लिक्विड में होगा तो इसको मैंने लिक्विड कर दिया। अब डेल्टा NG क्या होता है, प्रोडक्ट में गैस का कोफिशिएंट। तो ये तो गया क्योंकि ये लिक्विड है, तो सिर्फ 2 रह गया प्रोडक्ट में गैस का कोफिशिएंट, माइनस रिएक्टेंट में गैस का कोफिशिएंट। तो रिएक्टेंट में ये भी गैस और ये भी गैस, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 7/2, तो 1 + 7/2 को इसमें सब्ट्रैक्ट किया, इतना आ गया -2.5। अब इसमें पुट करने की बारी है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U ये रहा, प्लस डेल्टा NG की वैल्यू -2.5, R 8.3 और टेम्परेचर है 300 केल्विन। आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, किलो जूल में कन्वर्ट करके रिजल्ट मैच करा लेना। दैट्स ऑल। ठीक है, इतने ही क्वेश्चंस थे, हमने पूरा कवर कर लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।